चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, बाढ़ से प्रभावित सभी किसानों को मदद दी जाए, इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। आपको यह भी बता दें कि मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सीएम योगी ने कही है। फसलों की क्षति का तत्काल कराया जाए सर्वे, प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराया जाए। 35 जनपदों के 2.5 लाख के लगभग किसानों को मुआवजा दिया जाए। बता दें कि 77 करोड़ 88 लाख 96,748 रुपए सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अफसरों को निर्देश दिया है कि जल्द ही मुआवजा किसानों को दिया जाए, किसानों की मदद की जाए। जो बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं, उन किसानों की मदद के लिए अधिकारी आगे बढ़े और मुआयना करे और जल्द से जल्द मुआवजा का प्रोसेस फॉलो किया जाए। तो 35 जनपदों के बाढ़ के प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा, इस तरीके का फरमान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किया गया है। खबरों का रुख करते हैं। भदोही के ज्ञानपुर के जीआईसी ग्राउंड में 24 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। ऐसे में जोरों शोरों से साफ सफाई और रंगाई का काम चल रहा। वहीं मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा सहित जिले के कई अधिकारियों ने ग्राउंड का निरीक्षण किया और सभी को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि भदोही में योगी आदित्यनाथ का दौरा बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार होगा। उनके आगमन को लेकर कालीन नगरी की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की व्यस्तता भी काफी बढ़ गई है। इस दौरान भले ही वो लोग जनसभा में एक दूसरे पर हमला बोले और छीटाकशी करें, लेकिन अब सामना आमने सामने होता है तो आंखों से ही अभिवादन होता है। बता दें कि आज दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट के लैंड होते समय समाजवादी पार्टी के मुखिया और अध्यक्ष अखिलेश यादव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की संक्षिप्त मुलाकात हुई, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज दिल्ली से लखनऊ आते वक्त विस्तारा की फ्लाइट में इन दोनों की मुलाकात की फोटो इंटरनेट और मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन दोनों नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे का अभिवादन भी किया। फ्लाइट में दोनों ही नेताओं ने आपस में बातचीत भी की। फ्लाइट जब लखनऊ लैंड कर गई तो अखिलेश आगे बिजनेस क्लास में थे और प्रियंका गांधी पीछे की ओर बैठी हुई थी। अखिलेश को जब पता चला कि फ्लाइट में प्रियंका भी हैं, तो वे रुक गए और दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में मारे गए अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद लगातार राजनीति चल रही है और राजनीति गर्माती भी जा रही है। अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने आगरा पहुंचकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास अरुण वाल्मीकि के दोषी होने का किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने चोरी की है, उसको बचाने के लिए गरीब शोषित वर्ग के अरुण को मोहरा बनाकर पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी नाकामी को छिपाने के लिए अरुण की हत्या कर दी। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो हम आगरा प्रशासन के कार्यालय में ताला जड़ देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद आज कानपुर देहात में ओपी राजभर ने अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि चारों विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग वोटर इसी सीट पर हैं। सिकंदरा पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2022 में सपा के सहयोग से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमने सहयोग का वादा नहीं किया क्योंकि जनता इससे परेशान है। अखिलेश यादव लड्डू लेकर आए हैं और अब सपा के सहयोग से हम सरकार सूबे में बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान शिवपाल यादव ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही कहा है कि 2022 में जनता ने परिवर्तन का मोड बना लिया। वहीं गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि प्राथमिकता पहले समाजवादी पार्टी रहेगी। साथ ही बताया कि सपा अगर गठबंधन नहीं करती है तो मुलायम सिंह हमारा प्रचार करेंगे। नेताजी के आशीर्वाद से पार्टी का गठन हुआ है। नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी
सरकार बनाई, और नेताजी से मैंने आशीर्वाद लिया और हमेशा आशीर्वाद भी। अगर नेताजी की बात न मानी गई तो नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। बलिया में तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर लेखपाल अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। दरअसल बुजुर्ग लेखपाल की रिटायरमेंट होने वाली थी और उसी लेकर पहले तहसीलदार ने बुजुर्ग लेखपाल पर कार्रवाई की और उनके करियर पर दाग लगाया, जिसके बाद लेखपाल संघ भड़क गया। वहीं तहसीलदार का कहना है कि उनकी बात मान ली गई है, लेकिन आंदोलनकारी लेखपालों की बात के बावजूद भी धरने पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार के द्वारा जो है हमारे एक सीनियर साथी हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड करने का कारण है कि उनके पास 2 अतिरिक्त चार्ज है। तो अतिरिक्त चार्ज के जगह पर एक 7 तारीख को जो है गिर गया था दीवार, उसमें एक व्यक्ति मर गया था, जिसकी रिपोर्ट कांगो द्वारा की जा चुकी थी 12 बजे तक, और शाम होते होते उनको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई की गई। इसकी मांग हमारा ये है कि हमारे जो तहसीलदार जो लेखपाल साथी हैं जिनको आप सस्पेंड करें, उनको तत्काल बहाल करें। तहसीलदार को जो है तहसीलदार के अंदर रह करके हम सुरक्षित अपने को नहीं महसूस कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण यहाँ से हो जाए तभी हम लोग काम देंगे। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में युवक घर से 10,000 रुपए लेकर दुकान का सामान खरीदने गया था, तभी गलत साइड से चलने के वजह से युवक को पुलिस ने गाली देनी शुरू कर दी, जिस पर युवक ने पुलिस वालों को कुछ कह दिया। इतनी बात को लेकर पुलिस ने युवक को थाने में जाकर बुरी तरह पीटा, जिससे कि युवक की हालत गंभीर हो गई। जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं अब इस पूरी घटना के दौरान बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस आम लोगों के साथ ऐसा बदसलूकी क्यों कर रही है। आगरा जिले में एक महिला ने दबंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अपने खेत में समाधि ले ली है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रही हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि जब तक भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वे ना तो जल ग्रहण करेगी और न ही अन्य। मामला वाह तहसील के अंतर्गत थाना सिकंदरा क्षेत्र के बाईपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि दबंग भूमाफियाओं को तहसील के लेखपाल और कानून गो का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर भी कब्जा कर रखा है, लेकिन राजस्व विभाग की मिली भगत होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। गुरुवार को पीड़ित महिला के खेत पर लेखपाल और कानून गो ने जबरन भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया। पहले महिला दबंग महिला के खेत की दीवार को तोड़ चुकी हैं। 4 साल से चक्कर लगा रही सब अधिकारी ने की तहसील में लगा रही। क्या मामला किसके लिए? मेरे खेत पे करनल जमीनें दबा ली तो बार बार मुझे काम ना करन दे। क्या नाम है उन लोगों का? अश्विनी कुमार यादव। अकेले भाई? नहीं, शांत कुमार है, सुरेंद्र है, वो खड़े हैं सबरे, वो है वो प्रवीण है, गजेंद्र है, ये सबरा परिवार इकट्ठो है कि भाई जमीन दबाते है। मेरा काम ना करन देता। जब जब मैं अधिकारी तन जातू मेरी कोई सुनवाई ना करते तो मुझे समाधि लेनी पड़ी। अब ना करी जेसीबी से कर ले आके पूरी तहसील बंद करवाई गई। अब अधिकारी आ गए? अब अधिकारी आए गए, मैंने समाधि ली है तब आए, तो मैं अब संतुष्ट हूँ ना फिर। उत्तर प्रदेश ने कोरोना की जंग तो जीत ली, लेकिन डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। यूपी के सभी जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। कैसे हैं हालात, आप इस रिपोर्ट से समझें। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जंग तो जीत ली गई है, लेकिन डेंगू और वायरल बुखार की जंग शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी चिंता बढ़ाने लगी है। अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ ने भी अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में जब जनता टीवी की संवाददाता जया सिंह ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा महानिदेशक डॉक्टर वेदवत सिंह से पूछा कि स्वास्थ्य विभाग संचारी रोग और वायरल बुखार से कैसे निपट रहा है, तो सुनिए क्या कुछ कहा। हमारी स्वास्थ्य टीम यहाँ से गई है हर जगह। उन्होंने वहाँ सोर्स रिडक्शन पे काम किया है और वहाँ पे कैंप भी किया उन्होंने, और सारे अन्य विभागों के साथ मिलके जो भी, जैसे कहीं पे
पानी इकट्ठा हुआ है या कहीं पे गंदगी है, इन सब के रोकथाम के लिए सारे और विभाग हैं, जैसे नगर विकास है, ग्राम पंचायत है, पशुपालन विभाग है, एजुकेशन विभाग, सबसे समन्वय बनवा के कार्य उन्होंने किया है। उसके कारण अब केसेस में काफी कमी आ गई है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को इन बीमारियों से कब तक निजात मिल पाता है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा हुई है। 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा कर दी है। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सीएम ने ये घोषणा की है। प्रदेश के लोगों की परेशानी के साथ है सूबे के मुखिया, इस तरीके की बात भी सामने आई है और लोगों की मदद के लिए सीएम ने निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने की सैलरी, 1 महीने का वेतन अब मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला कर दिया है। ये घोषणा की है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड का माहौल है और बाढ़ और बारिश की वजह से जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक मदद की है और अपने 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा कर दी है। नैनीताल जिले के रामगढ़ सकुना गांव में एनडीआरएफ ने आपदा के दौरान मलबे में दबे 7 मजदूरों के शव रिकवर कर लिए। सभी मृतक मजदूर बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं। सभी 7 मजदूरों के शव हेलीकॉप्टर से पंतनगर लाया गया, जहां से शवों को एम्बुलेंस से हल्द्वानी के मोर्चरी में पूरी कार्रवाई करने के बाद प्रशासन ने सभी शवों को एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया। दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से सभी के शवों को पटना भेजा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक रामगढ़ के सकुना से 10 शव रिकवर किए गए हैं, जिसमें से 3 शव पहले ही बिहार भेजे जा चुके हैं। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और कुछ लोगों को और मलबे में दबे होने की संभावना भी जताई जा रही है। बॉडियां चौबर से जो एयरलिफ्ट हुई हैं वो यहाँ प्राप्त हुई हैं और इनमें आगे के जो इनकी कागजी कार्रवाई है वो पूरा करते हुए इनको दिल्ली के लिए एम्बुलेंस से रवाना किया जा रहा है और वहाँ बिहार सदन के प्रोटोकॉल ऑफिसर से बात हो रही है, जिसमें आगे इनको क्या कहते हैं प्लेन से इनको भेजा जाएगा बिहार के लिए। ये कहाँ की रहने वाले हैं और कहाँ ये सब बिहार के हैं। इनको हम पटना तक भेज रहे हैं, उसके बाद ये जहाँ आगे इनका जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ इनको भेजा जाएगा। ये सब सकुना से जो रामगढ़ के पास जो आपदा हुई है वहाँ से ये सब प्राप्त हुई है। यहाँ से इनको भी हम एम्बुलेंस से भेज रहे हैं और आगे ये प्लेन से जाएंगी पटना तक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कुमायूं कार्यालय में आपदा कंट्रोल रूम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम की टीम कुमायूं के सभी जिलों से संपर्क करेगी और सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की मॉनिटरिंग भी करेगी। मदन कौशिक ने कहा कि विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को भाजपा कार्यकर्ताओं से सीख लेकर आपदा पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है बल्कि लोगों की मदद करने का समय है। यहाँ हमने पूरे कुमाऊं का कंट्रोल रूम बनाया है। गढ़वाल का कंट्रोल रूम हमने देहरादून में बनाया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे जिलों से हमारे संपर्क कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज हैं राजेंद्र बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम इस सारे काम को मॉनिटर करेगी। आज ही जो सामान हमारा आ रहा है उस सामान को स्टोर करना, क्या आवश्यकता है जिलों में जिलाध्यक्षों से संपर्क करना, उसको भेजना, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाए उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, ये सारा कंट्रोल रूम के मॉनिटर में रहेगा। मैं समझता हूं कि इस समय इस आपदा की घड़ी में सभी कार्यकर्ता गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल जो इस काम में नहीं जुटे, केवल राजनीति में जुटे हैं, शायद उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस प्रकार को सीखने को मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों को साधने के लिए कैबिनेट के माध्यम से मानदेय बढ़ाने और प्रोत्साहन भत्ता देने का बड़ा फैसला किया। लेकिन प्रोत्साहन भत्ता देने का आदेश जारी होने के साथ ही उपनल कर्मचारी महासंघ नाराज हो गए। महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मिलकर नई व्यवस्था का विरोध किया है। महासंघ के महामंत्री हेमंत रावत का कहना है कि प्रदेश के सभी विभागों में भत्तों को लेकर एक रूपता नहीं है। वहीं जो प्रोत्साहन भत्ता उपनल कर्मचारियों को देने के आदेश हुए वो 3 माह में एक बार मिलेगा। आने वाले टाइम में जो हमारी 28 तारीख को कैबिनेट हो रही है, उस कैबिनेट तक हम रुके हुए हैं कि हमने माननीय मंत्रीगणों से मिल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, और उसके बाद भी उप समिति की रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो हम आंदोलन उसके बाद कभी भी आंदोलन के लिए जा सकते हैं। बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रोत्साहन राशि भले, क्योंकि देना तो देना ही है, तो 3 महीने में देने के बजाय उसको हर माह अगर उसको दे दिया जाए तो थोड़ा सा जो छोटी तनख्वाह वाले लोग हैं बेचारे, कम अल्प वेतन भोगी हैं, तो उनको एक फायदा होगा। तो मैं इस बात का सरकार में रखूंगा कि हमने जो प्रोत्साहन राशि 3 महीने में देते हैं वो राशि हम हर महीने दे दें तो क्या नुकसान है। पहाड़ों में आपदा प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन खराब मौसम और घना कोहरा आपदा राहत बचाव कार्य में बाधा डाल रहा। मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ों की विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसकी वजह से हल्द्वानी से पहाड़ के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री नहीं जा पा रही है। हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर आपदा प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुआ, लेकिन पहाड़ों से घने कोहरे और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस हल्द्वानी लौट आया। पहाड़ों में राहत सामग्री नहीं पहुंचने से वहां के लोगों को भोजन और पानी की भी समस्या पैदा हो रही है। लंच पैकेट थे, पानी था, ये हम लोग ने धारी के लिए यहाँ से रवाना किया था, लेकिन विजुअलिटी ना होने के लिए चॉपर वापस आ चुका है। सुबह भी भेजा था? हाँ, मॉर्निंग में भी दूध, पानी और बॉडी बैग्स, ये सारी चीजें गर्म पानी के लिए रवाना की गई थी, जो कि वहाँ वो रिसीव हो चुकी है। अब चूंकि विजुअलिटी नहीं है इसलिए हम इन्हें नहीं भेज पा रहे हैं। ये कल मॉर्निंग में दोबारा इनको फिर से ट्राई करेंगे। सूबे के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच होने वाली जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। हरीश रावत पर जमकर निशाना साधने वाले हरक सिंह रावत अब उनके आगे नतमस्तक होने की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत और कुंवर प्रणब यानी चैंपियन पर चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि वे दोनों मेरे भाई हैं और वे जो बोलते हैं उनके लिए 7 खून माफ है। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चरणों में तो मैं नतमस्तक हूं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि माफी 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने की नहीं है। गौरतलब है कि हरीश रावत ने 2016 में कांग्रेस छोड़ने वाले बागी नेताओं से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि शक्ति के तहत पुलिस की पहल पर प्रदेश के कई जिलों में छात्राओं को 1 दिन का अवसर बनाया गया। कहीं उन्हें डीएम तो कहीं एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं पुलिस कोतवाल भी बनाया गया। सशक्तिकरण का सम्मान किया गया। छात्राओं ने लोगों की समस्याएं सुनी और जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें कि रायबरेली में 8वीं कक्षा की छात्रा मुस्कान को सांकेतिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया, तो वहीं बदायूं में पलक वर्मा को महिला कोतवाल बनाया गया और हरदोई में साफिया खान को एएसपी बनाया गया। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में 9वीं कक्षा की छात्रा वर्षा दुबे 1 दिन के लिए सीएमओ बनी है। तो हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं और इन छात्रों को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, वाकई वो गर्व की बात है और ये बता भी दिया है कि ये छात्राएं, ये लड़कियां और लड़कियों का सम्मान करना प्रदेश के लिए अभिमान है। उनका मान बढ़ाना ही हमारा धर्म है। चलिए, इस अच्छी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।